हेलो। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर शारुजा, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है विद मोर देन 15 years of experience. She is a head consultant at Jeet Child Development Center in Mumbai. वो एक ब्रेन जिम कंसल्टेंट एंड इंस्ट्रक्टर है एंड उन्होंने उनकी ट्रेनिंग ली है सेंसरी इंटीग्रेशन में, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में, हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स, ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड मेनी मोर रिलेटेड टू पीडियाट्रिक्स. वाओ. Welcome, Sharuja, to Manifest Your Potential. Thank you so much for coming to my channel. थैंक यू वेरी मच। So, आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में और उसका जो रोल है ADHD में. तो मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर शारुजा, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी? Okay, sure. Thank you very much, ma'am, for inviting me on this forum. Basically, it's my privilege that you have invited me for this. And ADHD is a very common term. Very frequently, we are able to hear it. And we need to create awareness about occupational therapy as well as ADHD. बिफोर वी गो टू ADHD, हम ADHD के बारे में बात करें उसके पहले मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को हिंदी में व्यवसाय चिकित्सा कहा जाता है। एक ऐसे प्रकार की चिकित्सा है जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की मदद करना है जो किसी शारीरिक या मानसिक या विकासात्मक समस्या के कारण अपने दैनिक कार्य को करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, ताकि वे अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे खुद का ख्याल रखना, बच्चों के बारे में बात करें तो स्कूल में जाना, खेल कूद करना, सामाजिक गतिविधियां जैसे सोशल इंटरैक्शन, इन सारी चीजों को बेहतर कर सके। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज द नेम सजेस्ट, ऑक्यूपेशन इज तुम्हारा व्यवसाय। अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो बच्चे का व्यवसाय ये है कि वो अपनी क्लास में अटेंशन दे, अपनी फ्रेंडशिप बनाए, एकेडमिक्स में वो अच्छा रहे, खेल कूद में वो अच्छा रहे। सो ये हमारे बच्चे की ऑक्यूपेशन हो गई। तो अगर मेरा बच्चा किसी भी प्रकार से जैसे शारीरिक उसकी कोई प्रॉब्लम है तो बिकॉज ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स वो इफेक्टिवली वो चीज नहीं कर सकता है। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चे के मैं स्वतंत्रता कैसे बढ़ाऊं, उसको मैं शारीरिक और मानसिक विकास में कैसे मदद करूं, उसका सामाजिक एज वेल एज भावनात्मक मीन्स इमोशनल इंटरैक्शन उसमें मैं कैसे उसको हेल्प करूं, व्यवहार उसका सोशल इंटरैक्शन एंड एनवायरमेंटल इंटरैक्शन वो मैं कैसे करूं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आत्मनिर्भर बनाना, मुझे उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है सो दैट ही इज इफेक्टिव इन ऑल दी प्लेसेस, एट होम, एट स्कूल, एट हिज लीजर एक्टिविटी, एट हिज सोशल। सो दैट इज द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का गोल होता है कि बच्चे को या जो भी इंडिविजुअल है उनको उनकी कंडीशन में इंडिपेंडेंट बनाना। Right, right. Thank you so much. That was very detailed and informative. तो symptoms क्या है ADHD? How would a teacher or a parent know that this child may have ADHD? सो सबसे पहले एडीएचडी में आपको तीन बेसिक इश्यूज दिखाई देंगे। सबसे पहले तो ध्यान केंद्रित में कठिनाई, दैट मीन्स अटेंशन डेफिसिट। सेकेंड, काम को पूरा करने में असमर्थता, वॉट एवर टास्क आप जो भी काम उन्हें देंगे वो पूरा नहीं करेंगे, और अगर पूरा भी करेंगे तो इट विल नॉट बी द परफेक्ट वन, देयर विल बी सम डेफिसिट्स और देयर विल बी सम मिस्टेक्स। थर्ड थिंग इज अत्यधिक गतिविधि या चंचलता, एज इफ उस बच्चे में एक मोटर है, एक जगह पे वो बैठ ही नहीं सकता है, अभी इधर अभी उधर, दैट वुड बी। अनदर थिंग इज अवेकशीलता, दैट मीन्स बिना सोचे समझे काम करना। तो ये दीज आर द मेजर फोर सिम्टम्स व्हाट यू विल सी इन द चिल्ड्रन। और अगर बात की जाए तो इन अटेंशन जैसे ध्यान की कमी, तो आपको तीन चीजों में अगर मैं उसको और डिवाइड करूं, इन अटेंशन कहाँ कहाँ पे आपको डिफिकल्टी देगी। सो फोकस करने में बच्चे को मुश्किल होगी, जैसे छोटी छोटी बातों से उसका ध्यान भटक जाएगा। अगर बच्चा क्लास में बैठा है, अगर कोई बेल की रिंग हुई तो बच्चा वहां पे देखेगा,
अगर किसी स्टूडेंट ने कोई बुक गिरा दी तो वो वहां पे देखेगा। सो इन अटेंशन की वजह से बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, उसी के वजह से वो इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं कर पाता। अगर टीचर कहती है कि बेटा चलो आपकी बुक्स निकालो, चलो अभी इट्स अ टाइम फॉर एवरीबडी टू गो फॉर द पीटी क्लास, सो एवरीबडी मेक द लाइन, तो इन सारी चीजों को स्टेप्स में याद रखना, फॉलो करना उस बच्चे को मुश्किल हो जाती है। हम्म। थर्ड थिंग इज फॉरगेटफुलनेस, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें या डेली एक्टिविटीज को भूल जाना कॉमन होता है। सो ध्यान की कमी की वजह से आपको इन 3 चीजों में प्रॉब्लम दिखाई देगी। अगर मैं सेकेंड पॉइंट बोलूं विच इज हाइपर एक्टिविटी, अत्यधिक सक्रियता, तो जिसके वजह से बच्चे में आपको 3 चीजें दिखाई देगी। एक मतलब रेस्टलेसनेस, दूसरा रनिंग और क्लाइंबिंग, तीसरा नॉन स्टॉप टॉकिंग। सो रेस्टलेसनेस मतलब क्या, बच्चा अक्सर शांत नहीं बैठ पाता, लगातार फिजिटी करेगा, हाथ से खेलेगा, पैर से खेलेगा, किसी ऑब्जेक्ट से खेलेगा या किसी चीज से आवाज बनाएगा। दूसरा रनिंग और क्लाइंबिंग, कई बार बच्चा इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस में दौड़ता है या चढ़ने की कोशिश करता है। नॉन स्टॉप टॉकिंग, ये बच्चे बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं, हम्म। उनको चुप रहना या दूसरों की सुनना मुश्किल लगता है। सो दीज आर द 3 थिंग्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन हाइपर एक्टिविटी। अगर मैं इम्पल्सिविटी की बात करूं तो उसमें आपको अनदर 3 थिंग्स व्हाट यू विल, इम्पल्सिविटी मीन्स आवेगशीलता, जिसमें आपको इमीडिएट रिएक्शंस, वेटिंग लाइक टर्न टेकिंग में डिफिकल्टी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। सो इम्पल्सिविटी की वजह से क्या हो जाता है, बच्चा बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है, जैसे कि दूसरे की बातचीत में काटना, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करना। वेटिंग में मुश्किल हो जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण बच्चे को अपनी बारी का इंतजार करना बहुत कठिन लगता है, चाहे वो गेम खेल रहा हो या चाहे वो लाइन में खड़ा हो। तीसरी चीज रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एडीएचडी वाले बच्चे काफी बार बिना सोचे समझे डेंजरस एक्शंस कर देते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये हमारी 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो गई, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन। उसी के वजह से तीसरी चौथी मेन चीज हो जाती है, दैट इज इमोशनल रेगुलेशन इश्यूज, मीन्स भावनात्मक नियंत्रण की कठिनाइयां। जैसे मूड स्विंग्स, बच्चों का मूड अचानक बदल जाता है, अचानक से गुस्से में दिखाई देंगे, अचानक से उदासी में जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, जैसे बच्चे को छोटी छोटी बातों पे निराशा या चिढ़ महसूस होना, ये आम बात है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर आप ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शन, जैसे सामाजिक संबंधों में कठिनाइयां। सो एडीएचडी वाले बच्चे दोस्त बनाना, बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे कभी कभी सोशल क्यूज को ठीक से समझ नहीं पाते और इम्पल्सिव बिहेवियर से वो दूसरों को परेशान कर देते हैं। और एडीएचडी में अगर आप देखेंगे तो ये लक्षणों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, किसी में इन अटेंशन ज्यादा होगा तो किसी में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होगी, किसी में इन अटेंशन और इम्पल्सिविटी होगी। तो जिसका मैनेजमेंट सही थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से करना बहुत जरूरी है। कभी कभी इस चीज के लिए हमें मेडिकेशंस की भी सहायता लेनी पड़ती है। हम्म। तो how would occupational therapy help ADHD? In what ways? ओके, सो in occupational therapy, basically, we work in a very strategic planning with the children. सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे को किस चीज में ज्यादा दिक्कत है वो चेक करना, वो ज्यादा इनअटेंशन है, ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है या ज्यादा इम्पल्सिव है। सो बेस्ड ऑन दैट वी फॉलो अ पर्टिकुलर प्लान, जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इन बच्चों में सेंसरी इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा लाइक अगर मेरा बच्चा ऑडिटरीली सेंसिटिव है, छोटी सी आवाज से भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मैं ऑडिटरी इंटीग्रेशन पे काम करूंगी। मेरे बच्चे को फोर्स मॉड्यूलेशन में डिफिकल्टी है, मतलब अगर मुझे कोई चीज पकड़नी है, अगर मुझे पेंसिल पकड़नी है तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर दे देता हूँ, सो उसे प्रोप्रियोसेप्शन डिफिकल्टी कहते हैं। तो बच्चे को वेस्टिबुलर हाइपर एक्टिव लाइक वेस्टिबुलर उसका बहुत ज्यादा सीकिंग है, प्रोप्रियोसेप्शन सीकिंग है कि टैक्टाइल सीकिंग है। तो ये हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन का एक इवैल्यूएशन होता है, जिसमें हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वो थेरेपी इंप्रूव करते हैं। वंस वी नो कि बच्चे की ये सेंसरी इंटीग्रेशन में इश्यूज है, देन वी वर्क ऑन फोकस एंड अटेंशन।
जहाँ पे वी सेटिस्फाई बच्चे का जो मूवमेंट नीड है। जैसे बच्चा अगर एक जगह पे नहीं बैठ सकता है बट ही सीकिंग लॉट ऑफ मूवमेंट, तो हम बच्चे को एक्टिविटी स्विंग पे, स्लाइड पे, सीसॉ पे, बैलेंस बोर्ड पे, डिस्क स्विंग पे, जहाँ पे उसको कंटिन्यूस मूवमेंट मिलेगी। तो जितनी ज्यादा उसको मूवमेंट मिलती है वो अपने आप एक जगह पे खड़ा रहता है। सो वी गिव एक्टिविटीज वेयर वी सेटिस्फाई द मूवमेंट एंड हम वहां से मूवमेंट से अटेंशन पे जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन हम सही तरीके से करते हैं, उसी से उसका फोकस और अटेंशन इंप्रूव होता है, जिसे हम ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाना कहते हैं। तो हम ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है, अगर मेरे बच्चे को थ्रो करने की आदत है, सो व्हाट आई विल गिव इज आई विल गिव हिम रिंग्स, एंड जिसमें रिंग स्टैंड रहेगा, एंड व्हाइल द स्विंग इज मूविंग मेरा बच्चा उस रिंग में, वो रिंग स्टैंड में रिंग्स डालेगा, और उसमें आई विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे एक इतना सा रॉड है तो उतने से रॉड में एक बड़ी रिंग डालिए, फिर वहां से छोटी छोटी रिंग करती जाने हैं। तो उसी में हम लोग फाइन मोटर इंप्रूव करते हैं, मोटर प्लानिंग इंप्रूव करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे का फोकस और अटेंशन इंप्रूव हो जाता है, वहीं से हम बच्चे के ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग स्किल्स पे काम करते हैं, जिससे हम योजना कौशल विकसित करना कहते हैं। ओके, सो जिसमें बच्चे को स्पीड अंडरस्टैंड करना, डेप्थ परसेप्शन कि अगर मुझे नीचे उतरना है तो कितनी डेप्थ है, अगर मुझे ये स्पीड में डालना है तो कितनी स्पीड में, कितना डिस्टेंस है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे जैसे तुम सेंसरी इंटीग्रेशन किया, फोकस और अटेंशन किया, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग स्किल्स किया, वही सारी चीजें क्लब करके तुम्हारे इम्पल्स कंट्रोल पे काम करते हैं, जिसका मतलब है आवेगों को नियंत्रित करना। ओके, सो बच्चा जो इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी उसकी मूवमेंट सेटिस्फाई हो गई है, उसके हाथ में एक विजुअल कंपोनेंट आपने दे दिया है, उसके वजह से बच्चे का बॉडी अवेयरनेस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। और जब मेरा बॉडी अवेयरनेस है, उसी से मेरा सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, एंड देन आई अंडरस्टैंड स्पेसिफिक टेक्निक्स कि मुझे इस तरीके से करना है। देन वी एड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वी एड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो उसके वजह से जो इमोशनल आउटबर्ट्स होते हैं वो बच्चे के कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे जैसे ये सारी चीजें होती है, वी वर्क टुवर्ड्स द सोशल स्किल्स, जिसे सामाजिक कौशलों का विकास कहना कहते हैं। जैसे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ संवाद करना, बातचीत करना, टर्न टेकिंग, शेयरिंग, एम्पथी, हम ये धीरे धीरे से छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। एंड विथ दैट हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, जैसे ग्रॉस मोटर में बॉल कैचिंग हो गया, बॉल थ्रोइंग हो गया, अगर मैं फिजिकल स्किल्स कहूँ तो जंपिंग हो गया, स्ट्राइड जंपिंग हो गया, हम वहां पे काम करते हैं। एज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, ऑटोमेटिकली बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन इंप्रूव होता है, जिसे कहते हैं व्यवहार में सुधार आना। तो जो भी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, जैसे बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में इश्यूज है, बच्चे को अवेयरनेस में इश्यूज है, तो वो सारी चीजें हम काम करते हैं एज वी वर्क हियर। फिर देन वी वर्क टुवर्ड्स द डेली लिविंग स्किल्स, जहाँ पे उसका ड्रेसिंग हो गया, ईटिंग हो गया, और देन अवेयरनेस अबाउट हिज बिलोंगिंग्स हो गया। तो इन सब चीजों पे काम करते हैं। हाउ डू वी वर्क ऑन दिस इज बाय क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट। अगर हम बच्चे को एक बैग देते हैं, बैग में उसको जो जो चीजें रखनी है उसकी एक बेसिक प्लेसेस बना देते हैं, एंड हम उसमें कलर कोड कर देते हैं। कलर कोड में उसको हम बता देते हैं कि ये कहाँ पे रखना है, ये कैसे रखना है। तो उसकी वजह से, ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट के वजह से ही बिकम्स इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट्स अ प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट एंड इट्स अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, जिसके वजह से बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और अपने आप ही बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, जो भी स्ट्रैटेजीज हम लोग प्लान करते हैं, we discuss it with the parent as well as with the teacher. So माता पिता और शिक्षक की शिक्षा, इन सब चीजों में कम्युनिकेशन रखना, so that there is a support system for the effective strategies. So this is how we work for the children with ADHD. And all of this just it generalizes and translates into better academic skills. Yes, ma'am. Yes, definitely. Hmm. And as a
occupational therapist Sharuja, do you also suggest some diet changes for the child? Yes, ma'am, definitely. Diet really plays a very important role in the children. You know, we commonly listen to the children कि बच्चों को sweets मत खिलाओ, उनको मिठाई मत दो. But why do we say that? वो कोई भी understand नहीं करता है. It's very important कि तुम प्रोटीन रिच फूड दो, जिसे कहते हैं प्रोटीन युक्त भोजन. उसका Hmm. मतलब क्या है? So your protein actually works with को रेगुलेट करने के लिए. एंड व्हेन योर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रेगुलेटेड इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स ऑन योर फोकस. सो जो हमारे सडन एनर्जी क्रैशेस होते हैं, जो हम बच्चों को बोलते हैं ना, अचानक से बहुत गुस्सा करता है फिर अचानक से सैड हो जाता है, इज बिकॉज जब मेरे पास एनर्जी है तो मैं बहुत ओवर एक्टिव है, जब मेरे पास एनर्जी नहीं है तब मैं बहुत अंडर एक्टिव हो जाता हूँ. सो वहां पे तुमने अच्छे से अगर प्रोटीन रिच डाइट दिया है, we also call it as जटिल carbohydrates, which is called as a complex carbohydrates. So ये complex carbohydrates also gives you a constant energy. Okay, and all these things you will get it from your brown rice, oats, फलिया, इन सारी चीजों से, साबुत अनाज, whole grains. Okay, these all really gives you a better source on a constant source of energy. There are many dietitians whom I have spoken to. They also speak about omega-3. They speak about iron and zinc, magnesium. So they say कि अगर इन सारी चीजों का भी supplements बच्चों को ज्यादा दिया गया है, so then they are more better organized in taking care of their sleep cycle, in controlling their stress. So all these things really works on your dopamine regulation. So this is really very important. And why they say कि avoid artificial additives, जैसे हमें कृत्रिम तत्वों से बचाना, जैसे आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी जंक फूड, ये एडिटिव्स होते हैं. तो उसके वजह से भी बच्चों में आपको इनअटेंशन दिखाई देता है. सो बैलेंस्ड मील, जैसे संतुलित भोजन, जिसमें प्रोटीन्स हो, हेल्दी फैट्स हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, इन अगर सबका सही संतुलन है, आपका शुगर इनटेक लिमिटेड है, तो जैसे प्रोसेस्ड स्नैक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीजें प्रोसेस्ड शुगर है. सो ये सारी चीजें बच्चों को प्रॉब्लम देती है, तो ये अवॉइड करनी है. More than me, I will say that it is better that you take the information from the dietitian for this. This is just an input, but very important in most of this, I would say, is hydration. पानी पीना, ये बच्चों को आप अगर ज्यादा ध्यान दोगे, that they are drinking water at the regular interval, that also really works miraculously. Yeah, so sipping water works very well, especially Yes, if you give yes, them a definitely. straw, so then, regularly they can sip water so that their system is hydrated. Yes. Thank you so much, Sharuja. So the supplements जो आपने बताया, so it's parents have to be careful कि खुद ही self medicate ना करे और Yes, take yes, prescription from a doctor for doing that, right? correct, correct. Mm-hmm. Thank you so much, Sharuja. That was so very useful, and I'm sure parents are going to be very, very happy with this information because it's really going to create a lot of awareness in them about occupational Yes, therapy. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, very important is we have to understand बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज देनी चाहिए, प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए, और Hmm, मेडिकेशंस का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपको न्यूरोलॉजिस्ट से या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से इंडिकेशंस मिले. सो correct. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. Right. Yeah. Thank you so much. Thanks, ma'am. Thank you very much. Looking forward to seeing you again. Sure, sure.